हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के इस मैराथन क्लास में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे जो आपको देखने के लिए मिलेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि यह मैराथन 120 प्रश्नों का संग्रह और साथ ही इसकी व्याख्या भी हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है? यानी कि मान लीजिए कि 120 प्रश्नों के साथ हम लोग हल करने वाले हैं, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि लगभग जो है हम लोग किसी प्रश्न के ऊपर चर्च करेंगे तो उसको बहुत अच्छे से क्लियरिफाई करते हुए आगे बढ़ जाएँगे, ताकि हमारा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है? अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3, टीआरई 4 की, तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि यह सेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही बीपीएससी ये स्टेट पेपर 2 और पेपर 1 वाले भी हैं। पेपर 1 का तो एग्ज़ाम वैसे हो चुका है, लेकिन अगर जो अगले सेशन में देना चाहेंगे तो उन लोगों के लिए भी खास जो है यह सेशन रहने वाला है, ठीक है? तो चलिए हम लोग अपना जो है मैराथन क्लास को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से बस एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और दोस्तों इस सेशन को प्लीज़ आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि कम से कम आप लोग 500 लाइक ज़रूर देंगे इस सेशन को। मुझे बस इतना प्यार ज़रूर करेंगे कि 500 लाइक ज़रूर आप लोग कर देंगे, ठीक है? तो दोस्तों आप लोग हर लोग लाइक कीजिए, मैं भी देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों के प्यार के लिए ही हूँ। और दोस्तों आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, तो आपसे ही प्यार की अपेक्षा कर सकता हूँ, ठीक है? चलिए, पहला प्रश्न हमारा है दोस्तों, वहाँ क्या कह रहा है? पहला प्रश्न हमारा कि राग मालकौंस का वादी स्वर क्या है? तो दोस्तों राग मालकौंस की जो वादी स्वर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? वो मालकौंस का वादी स्वर म हो जाता है, ठीक है? म। अगर साथ ही हम दोस्तों बात कर ले इसके संवादी स्वर की, तो सा क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा इसका संवादी, ठीक है? अगर मालकौंस का थाट पूछा जाए कि मालकौंस किस थाट से उत्पन्न राग माना जाता है, तो ये आपके भैरवी थाट के अंतर्गत राग उत्पन्न माना जाता है। और इसकी जाति क्या होती है? जाति औडव, औडव इसकी जाति होती है, ठीक है? तो ये आपके राग मालकौंस है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा दूसरा नंबर का दूसरा प्रश्न है कि दक्षिणी संगीत पद्धति में षट श्रुति ध या कौशिक नी को उत्तरी संगीत पद्धति के किस स्वर के समान है? यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है आपका जो है षट श्रुति ध दक्षिण का या कौशिक नी, उसको उत्तरी संगीत में किस स्वर के नाम से जानते हैं? तो ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जवाब हो जाएगा कोमल नी। कोमल नी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है? कोमल नी के नाम से। दोस्तों देखिए, उत्तरी संगीत पद्धति और दक्षिणी संगीत पद्धति की बात कर ले तो दोनों में है 12 स्वर ही माने गए हैं, ठीक है? दोनों में 12 स्वर ही माने गए हैं। कुल स्वर जो हैं 12 ही माने गए हैं। किंतु देखिए यहाँ पे होता क्या है कि दोनों पद्धतियों के भले ही स्वर जो हैं 12-12 हैं, लेकिन दोनों के नामों में आपको क्या अंतर मिलेगा, ठीक है? बस वही अंतर है, वही पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो पंचम सवारी ताल की अगर मात्राओं की हम बात कर ले तो पंचम सवारी ताल में आप लोग जानते हैं कि 15 मात्राएं होती है, ठीक है? कितनी मात्रा? 15 मात्रा होती है। इसमें अगर विभाग की बात करें कि कितने विभाग होते हैं, तो इसमें 4 विभाग हो जाते हैं, 4 विभाग माना जाता है। और इसमें अगर हम बात कर ले खाली ये ताली की, तो ताली इसमें 3 ताली होती है। कौन कौन से? पहली ताली चौथी मात्रा पे, दूसरी ताली पहली मात्रा पे, दूसरी ताली चौथी मात्रा पे और तीसरी ताली 12वीं मात्रा पे ये होती है, ठीक है? इसमें 3 ताली होते हैं। अगर पूछा जाए तो इसमें 1 खाली होता है। तो किस मात्रा पे खाली पड़ता है? तो दोस्तों खाली पड़ता है 8वीं मात्रा पे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न है कि किसका चिन्ह है? प्लस जो है वो किसका चिन्ह है? प्लस टाइप का जो चिन्ह दिख रहा है दोस्तों, वो किसका चिन्ह माना जाता है? तो प्लस का जो चिन्ह है वो किसका चिन्ह है? तो जवाब इसका हो जाएगा दोस्तों आपका काकपद, ठीक है? ये काकपद का चिन्ह होता है। चिन्ह आप लोग तो जानते हैं, अनुद्रुत, ध्रुत, लघु, गुरु, प्लुत, काकपद। ये क्या है दोस्तों? ताल के जो है आपके ताल के क्या माने जाते हैं? ताल के 6 अंग होते हैं, उसी में से एक अंग आपका काकपद भी होता है। ताल के 6 अंग। और जातियों की बात करें तो ताल के कितने जातियां? 5 जातियां। ताल की 5 जातियां और ताल के 6 अंग, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं। अगला नंबर जो प्रश्न है 5, क्या कह रहा है कि प्राचीन काल में सर्वप्रथम संगीत शास्त्र का व्यवस्थित तरीके से लिखित विवरण, ठीक है? व्यवस्थित तरीके से लिखित विवरण किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? संगीत का सर्वप्रथम व्यवस्थित तरीका से जो लिखा गया है ना, तो उसका लिखित जो वर्णन है वो किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो जवाब देना है। उसका जो है ग्रंथ क्या हो जाएगा? वो कौन से ग्रंथ में होगा? वो आपके हो जाएंगे किसके द्वारा? भरत के द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र, ठीक है? नाट्यशास्त्र। चलिए अगला प्रश्न है, अगर प्रश्न बने कि नाट्यशास्त्र को किसने लिखा है, तो भरत ने लिखा है।
अगला प्रश्न है कि सबसे पहले किसने बिलावल थाट को शुद्ध थाट बताया। दोस्तों किसने माना यानी कि किसने बताया, तो ये इसका जो जवाब होने वाला है हमारा कौन सा, मोहम्मद रज़ा वो व्यक्ति हैं, वो शख्स हैं जो सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले बिलावल थाट को शुद्ध थाट माना। क्योंकि पहले तो जानते हैं हम लोग के प्राचीन काल में क्या था, उसमें क्या था, पहले पहले मध्यकाल में काफ़ी माना जाता था, लेकिन आधुनिक में क्या है, बिलावल को माना जाता है। तो सबसे पहले किसने माना शुद्ध, तो वो मोहम्मद रज़ा ने ही माना है, ठीक है। और हिंदुस्तानी संगीत पद्धति की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे कितने 10 थाट माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सरना चतुष्टयी का एक प्रमुख उद्देश्य क्या था। देखिए भरत ने सरना चतुष्टयी किया, ये पता होनी चाहिए, भरत ने सरना चतुष्टयी किया, उन्होंने भी 2 बीना लिया और बीना पे तार कितने बांधे, 7, ठीक है। और एक सरना चतुष्टयी सारंग देव ने भी किया जिसमें कि 2 बीना लिए और वो कितने तार बांधे, तो वो 22 तार बांधे। ये सारंग देव ने 22 तार बांधे और भरत ने 7 तार बांधे, ठीक है। ये याद रखिएगा, बीना दोनों का 2 ही था, एक चल बीना और एक अचल बीना। अब आ जाइए प्रश्न पे, क्या कह रहा है कि यहाँ सरना चतुष्टयी का एक प्रमुख जो उद्देश्य था वो क्या था, क्यों किया गया था सरना। तो इसका जो उद्देश्य की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ क्या था, प्रत्येक स्वर की श्रुति को बताना, यानी कि प्रत्येक स्वर की कितनी कितनी श्रुति है, बस यही उद्देश्य रहा था सरना चतुष्टयी का कि किसकी कितनी श्रुतियाँ हैं उसको प्राप्त करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है हमारा कि तानपुरे में बजने वाले स्वर हैं। देखिए तानपुरे में कौन कौन से बजने वाले जो स्वर हैं तानपुरे में, तो बजने वाला जो स्वर होता है वो कौन कौन सा होता है, पहला तार पे क्या बजता है, प बजता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, प बजता है, उसके बाद फिर सा और एक आपका ये मंद्र सा वाला, ठीक है। तानपुरे की अगर हम बात कर ले तो इसमें तारों की संख्या कितने होते हैं, तानपुरे में 4 तार होते हैं, ठीक है। तानपुरे में कितने तार, 4 तार। दोस्तों एक प्रश्न आपको पूछ रहे हैं आपसे, आपको कमेंट करके बताना है कि तानपुरे को किसके द्वारा बजाया जाता है, उंगलियों द्वारा, मिजराव द्वारा, जवा द्वारा, किसके द्वारा। फटाफट मुझे तो दोस्तों आप लोग सभी का जवाब आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, फटाफट मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 9वां नंबर प्रश्न है कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म कब हुआ था। देखिए विष्णु दिगंबर पलुस्कर की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो इनका जो जन्म माना जाता है कब, 1872 ईस्वी को इनका जन्म माना जाता है। अगर डेट के साथ पूछ दे तो क्या हो जाएगा, 18 अगस्त, ठीक है। 18 अगस्त 1872 को विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखना है इसको। उस समय क्या था, श्रावण पूर्णिमा थी, 18 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा थी और ये कुरुदंतवाड़ा रियासत के बेलगांव नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। वहीं हम बात कर ले 1857 की, तो ये आपके हो जाएंगे, इनका जन्म हुआ था, ओमकारनाथ ठाकुर का जन्म हुआ था, ओमकारनाथ का जन्म 1897 ईस्वी में। और अगर हम बात कर ले 1886 की, तो ये आपके फैयाज खां जो हैं, फैयाज खां, इनका संबंध हुआ था, ये सॉरी इनका जो जन्म हुआ था वो 1886 ईस्वी में हुआ था और संबंध आगरे घराने से माने जाते हैं। ओमकार जी का भी संबंध ग्वालियर से और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का भी संबंध ग्वालियर घराने से, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 10 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर भारतीय संगीत का शुद्ध स्वर नी, शुद्ध स्वर नी कर्नाटक का स्वर है, यानी कि हम जिसको यहाँ पे दोस्तों उत्तरी संगीत पद्धति में हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध नी, तो उसको कर्नाटक पद्धति में क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा काकली नी, ठीक है। यही होता है हमारा जो शुद्ध नी होता है, वही वहाँ का काकली निषाद होता है, ठीक है। और भरत ने तो माना ही था 2 विकृत स्वर अंतर्गंधार और काकली निषाद, तो उसमें से एक आपका यही काकली निषाद है जो कि हमारे यहाँ शुद्ध नी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, अभी तक आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप लोग दोस्तों कर लीजिए, क्योंकि सेशन में बिल्कुल आपको अंत तक बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों आप लोग सेशन को पूरा देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। देखिए 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इनमें से औडव संपूर्ण जाति का राग कौन है। देखिए औडव संपूर्ण जाति की अगर राग की हम बात कर ले तो औडव संपूर्ण जाति का जो राग है इनमें से वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका राग विहाग, ठीक है। राग विहाग जो है आपके औडव संपूर्ण जाति का राग है। और इस राग की जो है रचना दोस्तों कहाँ से, राग की रचना बिलावल थाट से मानी जाती है, ठीक है। किससे, बिलावल थाट से मानी जाती है। और बिलावल में सारे स्वर क्या होते हैं, शुद्ध लगते हैं, ठीक है। अगर हम बिहाग की वादी और संवादी की बात कर ले तो वादी स्वर गांधार और संवादी निषाद हो जाएगा, वादी स्वर ग और संवादी इसके नी हो जाएंगे, ठीक है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा 12वां नंबर कि भरत की
सरना चतुष्टयी पद्धति में कितनी वीणा का प्रयोग किया गया था? दोस्तों मैंने ऊपर आपको बताया है कि कितनी वीणा का प्रयोग किया था। तो भरत ने 2 वीणा का प्रयोग किया था। एक आपका कौन था? एक आपका था चल वीणा और दूसरा था आपका अचल वीणा। अचल वीणा को दोस्तों उन्होंने ध्रुवा वीणा भी कहा है। इसको ध्रुवा वीणा भी कहा है। ये अचल यानी कि ये फिक्स किए हुए थे, ये जो है इसको नहीं चला रहे थे और इस पे जो है स्वर जो है वो सिद्ध कर रहे थे चल वीणा पे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, थाट राग वर्गीकरण के प्रचार प्रसार का श्रेय किसको जाता है? देखिए, थाट राग वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो इसके प्रचार प्रसार का श्रेय हमारे भातखंडे जी को जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, भातखंडे, विष्णु नारायण भातखंडे। इन्होंने ही दोस्तों 10 थाट बनाए हैं। किससे एक्सपायर होकर, किससे इंस्पायर होकर? तो ये बनाए वेंकट मुखी के जो 72 मेल से इंस्पायर होकर ये 10 थाट का वर्णन किए हैं। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि 10 थाटों का वर्णन किसके आधार पर किया? तो वेंकट मुखी के 72 मेलों के आधार पर किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पंडित अहोबल द्वारा रचित ग्रंथ कौन है? तो अहोबल जी द्वारा रचित ग्रंथ जो है वो कौन सा ग्रंथ है? संगीत पारिजात। संगीत पारिजात के लेखक अहोबल। अगर हम मकरंद की बात कर ले तो इसके लेखक नारद हैं। अगर हम संगीत दर्पण की बात कर ले तो इसके लेखक पंडित दामोदर हैं। ठीक है, पंडित दामोदर। ठीक है, तो संगीत पारिजात की रचना काल अगर पूछे दोस्तों तो आपको बताना है 1650 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। कभी कभी शताब्दी पूछे तो आपको शताब्दी में 17वीं शताब्दी बताना है। ठीक है, 17वीं शताब्दी आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है? प्रश्न, इनमें से किसके लिए दीपचंदी ताल उपयुक्त है? दोस्तों यहाँ पे जो है आपको दिया गया है बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, ठुमरी, उपयुक्त में एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है कि इनमें से जो यहाँ पे आपको दिया गया है, इनमें से दीपचंदी ताल किसके लिए उपयुक्त है? तो ये उपयुक्त किसके लिए होगा? इसका जवाब हो जाएगा ठुमरी, क्योंकि आप लोग जानते हैं ठुमरी में दीपचंदी ताल जो है आपका प्रयोग किया जाता है। ठुमरी के साथ संगति होती है किस ताल की? तो दीपचंदी ताल की संगति होती है। और साथ में एक और आपका आ जाता है जत ताल। ठीक है, इसको भी याद रखना है, जत ताल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी ताल भिन्न है? देखिए, भिन्न तालों को चुनना है। इनमें से भिन्न ताल कौन सा है? तो भिन्न ताल हमारा हो जाएगा कौन सा? देखिए, आड़ा चार ताल की अगर हम बात करें तो इसमें कितने मात्रा होते हैं? 14 मात्रा होते हैं। दीपचंदी की बात करें तो इसमें कितने मात्रा? 14 मात्रा होते हैं। लेकिन हमें भिन्न यहाँ पे मिल गया है कौन सा? रुद्रताल। इसमें 11 मात्रा होते हैं दोस्तों। और यहाँ पे रुद्रताल से एक प्रश्न पूछा जाता है। क्या प्रश्न होता है? कि किस ताल का समान मात्रा और समान विभाग होता है, या फिर कौन सा मात्रा समान मात्रा और समान विभाग वाला है? तो आपको रुद्रताल ही होगा। इसमें 11 मात्रा और 11 विभाग भी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संगीत रत्नाकर पर टीका किसने की है? तो संगीत रत्नाकर पर जो टीका लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? संगीत रत्नाकर पर टीका कलीनाथ ने लिखा था। किसने? कलीनाथ ने। ठीक है, कलीनाथ ने टीका लिखा था। ये विजयनगर राजा के दरबारी गायक थे। कौन? कलीनाथ। ठीक है, ये अगर ईस्वी पूछा जाए तो 1456 से 57-58 के बीच में माना जाता है। ठीक है, ये माना जाता है कि लगभग इसी समय उन्होंने टीका लिखा था संगीत रत्नाकर पे। तो टीका किसने लिखा? संगीत रत्नाकर पे कलीनाथ ने। अगला प्रश्न है कि चतुरंग के कितने अंग होते हैं? अगर चतुरंग की हम बात करें अंगों की, तो चतुरंग के कितने अंग हो जाएंगे? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चतुरंग में कितने अंग होते हैं? चतुरंग में 4 अंग होते हैं। ठीक है, जवाब इसका हो जाएगा 4 अंग होते हैं। इसमें होता है क्या? देखिए, ख्याल के इसमें शब्द होते हैं, तराना होते हैं, पखावज या तबला के बोल, और इसमें सरगम मिले हुए होते हैं। तो इसलिए इसको चतुरंग कहा जाता है। ठीक है, शब्द, तराना, पखावज या तबला के बोल और सरगम, ये चतुरंग के अंग है। अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर का प्रश्न है। वो क्या कह रहा है कि राग में कम से कम कितने स्वरों का प्रयोग होना चाहिए? तो राग में अगर कम से कम स्वरों की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो कम से कम जो है राग में 5 स्वरों का प्रयोग अनिवार्य माना जाता है। कम से कम 5, और अधिक से अधिक अगर पूछा जाए तो 7 हो जाएगा। 7 अधिक से अधिक और ये 5 कम से कम। ठीक है, तो इतने स्वर। और रागों की जातियां अगर पूछी जाए तो राग जातियां कितनी हैं? मुख्य 3 जातियां, और कुल जातियां पूछी जाए तो 9 हो जाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है कि एक ताल और 4 ताल के बीच क्या अंतर है? देखिए दोस्तों, मात्रा तो दोनों का समान होता है। एक ताल में 12 मात्रा, 4 ताल में भी 12 मात्रा, लेकिन अंतर क्या है? अंतर अगर हम बात कर ले तो अंतर किसका अंतर हो जाता है? अंतर हो जाता है इसके ठेके का। समान मात्रा भी है, समान विभाग भी है, लेकिन ये आपका ठेका समान नहीं है, इसलिए ये ठेका जो है होगा
सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाएं तो हमारा 21 नंबर का प्रश्न है, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर किसके शिष्य थे? तो ओमकारनाथ ठाकुर का संबंध सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संबंध इनका किस घराने से था, ग्वालियर घराने से था। और इनका जो जन्म कब, 1897 ईस्वी में ओमकारनाथ ठाकुर का जन्म हुआ था। तो इन किनके शिष्य थे, यानी कि इनके गुरु कौन थे? प्रश्न ये भी तो हो सकता है, किनके शिष्य थे तो इनके गुरु कौन थे? तो गुरु कौन थे? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर। यहाँ पे वैष्णव लिखा गया, लेकिन आपको याद रखना है विष्णु। ठीक है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के शिष्य थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला जो प्रश्न है 22 नंबर का, कि लय के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, लय के हम प्रकारों की अगर हम बात कर ले तो लय मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? लय 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा लय? एक होता है आपका कौन सा, विलंबित लय। ठीक है, एक होता है विलंबित लय, दूसरा होता है मध्य लय, और तीसरा होता है आपका द्रुत लय। ठीक है, तो लय कितने प्रकार के? लय 3 प्रकार के। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा 23 नंबर का प्रश्न है। वो क्या कह रहा है? तो इसमें तबले की मुख्य वर्णों की संख्या कितनी है? तबले में कितने वर्ण होते हैं या फिर मुख्य वर्णों की संख्या कितनी है? तो तबले में अगर वर्ण पूछा जाए दोस्तों तो बताना है तबले के 10 वर्ण होते हैं। ठीक है, तबले में कितने वर्ण होते हैं? तबले में 10 वर्ण होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तबले में अगर बात कर ले गट्टे की तो गट्टे 8 होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्रुपद के कितने विभाग होते हैं? तो ध्रुपद के अगर विभागों की बात करें तो ध्रुपद के विभाग कितने होते हैं? ध्रुपद के 4 विभाग होते हैं। ठीक है, ध्रुपद के 4 विभाग आप जैसा कि जानते ही हैं। 4 विभाग कौन कौन सा होता है? अस्थाई, अंतरा, संचारी, और एक हो जाता है आपका चौथा अभोग। इसमें भी पूछा जाता है दोस्तों कि ध्रुपद के पहले भाग का क्या नाम है, दूसरे भाग का क्या नाम है, तीसरे भाग का क्या नाम है, चौथे भाग का क्या नाम है। तो दोस्तों इस तरह से पूछा जाता है, पहले भाग अस्थाई, दूसरा भाग अंतरा, तीसरा भाग संचारी और चौथा अभोग। ये भी याद रख लेना है आपको। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, धामार ताल की खाली मात्रा पर होती है। देखिए, धामार में सबसे पहले हम बात करें तो मात्रा कितने, 14 मात्रा होते हैं। और खाली इसमें कहाँ होता है ये पूछा जा रहा है, खाली धमार में कहाँ होता है? तो धमार में अगर दोस्तों खाली की अगर हम बात कर ले धमार ताल में, तो खाली आपके हो जाते हैं 8वीं मात्रा पे खाली हो जाता है। ठीक है, मात्रा 8वीं पे खाली। और ताली की बात करें तो इसमें 3 ताली और इसमें धमार के 4 विभाग होते हैं, 4 विभाग। और इसमें अगर बात करें हम 3 ताली, पहला जो है ताली वो किस पे पड़ता है? पहली मात्रा पे पहला ताली, दूसरी मात्रा पे दूसरी ताली जो है 6ठी मात्रा पे, और तीसरी ताली 11वीं मात्रा पे पड़ता है। तो इस तरह से 3 ताली हो गए और 8वीं मात्रा पे खाली पड़ता है, यानी 3 ताली 1 खाली। अगर विभाग पूछा जाए दोस्तों तो ये कैसा है? मिश्र पदी ताल है। ठीक है, मिश्र। तो यहाँ पे 5, 2, 3 और 4 इसके विभाग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 26 नंबर का प्रश्न है, सादरा के साथ कौन सी ताल बजाई जाती है? तो सादरा के साथ अगर ताल के बारे में अगर पूछा जाए दोस्तों तो सादरा के साथ कौन सा ताल बजाएगा? तो सादरा के साथ झप ताल बजाया जाता है। सादरा क्या है दोस्तों? अगर बात पूछा जाए आपसे कि सादरा क्या है, तो सादरा है दोस्तों आपके ध्रुपद का ही एक प्रकार माना जाता है। सादरा ध्रुपद गायन शैली का एक विशेष प्रकार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर का प्रश्न है, इनमें कौन सा सुशीर वाद्य है? देखिए, भरत ने दोस्तों वाद्यों को कितने वर्गों में बांटा? 4 वर्गों में बांटा। सारंगदेव ने भी बताया 4 वर्ग, तत्, घन, अवनद, सुशीर, ये 4 वर्ग तो बताए गए। ठीक है, तो बताना है इसमें से कि सुशीर वाद्य कौन सा है। तो दोस्तों सुशीर वाद्य जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? हमारा हो जाएगा हारमोनियम, जो कि जिसको कि फूंक कर या फिर हवा के द्वारा बजाया जाता हो वो क्या कहलाएगा? वो सुशीर वाद्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है 28 नंबर, कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? देखिए, संगीत रत्नाकर की अगर हम बात कर ले दोस्तों तो संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है? संगीत रत्नाकर किनकी ग्रंथ है? तो सारंग देव की ग्रंथ है। ठीक है, और इस ग्रंथ को 13वीं शताब्दी में लिखा गया था, ऐसा माना जाता है। 13वीं शताब्दी में सारंग देव जी ने लिखा था संगीत रत्नाकर को। तो इसमें अध्यायों की बात करें तो इसमें आपको 7 अध्याय देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय। इसको जो दोस्तों 7 अध्याय होने के कारण इसको सप्ताध्यायी भी बोला जाता है। सप्ताध्यायी भी बोला जाता है। सप्ताध्यायी किसे कहा जाता है? तो प्रश्न बनेगा तो संगीत रत्नाकर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है
तानसेन के पिता का क्या नाम था? देखिए तानसेन के अगर पिता की अगर हम बात कर ले तो तानसेन के पिता का जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मकरंद पांडे। ठीक है, मकरंद पांडे। ठीक है, वो उनका नाम मकरंद पांडे था। अगर तानसेन के बचपन का नाम अगर कभी-कभी आ जाता है दोस्तों, तो इनका जो बचपन का जो नाम था वो क्या था? आपका ये जो नाम हो जाता है इनको तन्ना मिश्र भी कहा जाता है, या फिर इसका रामतनु पांडे भी इनको कहा जाता है। रामतनु पांडे। ठीक है, रामतनु पांडे भी इनका नाम था। चलिए आगे देख लेते हैं। ये अकबर के दरबार में रहते थे, ये तो आपको पता है। आगे देख लेते हैं 30 नंबर जो प्रश्न है कि खुले बोलों की प्रचलित ताल का नाम बताइए। देखिए खुले बोल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि खुले बोलों की जो संगति होती है वो किसके साथ? वो ध्रुपद के साथ होती है। तो कौन सा वैसा ताल है? तो खुले बोलों की ताल जो हो जाएगी हमारा, कौन सा हो जाएगा? चार ताल। सही जवाब चार ताल। और चार ताल में कितने मात्रा? 12 मात्रा। कितने विभाग? 6 विभाग। और इसमें ताली की बात करें तो इसमें चार ताली कहाँ पे? एक होता है आपकी पहली मात्रा पे पहली ताली, 5वीं मात्रा पे दूसरी ताली, 9वीं मात्रा पे तीसरी ताली और 11वीं मात्रा पे चौथी ताली। तो ये सब भी प्रश्न कभी कभी दोस्तों आपसे पूछ दिया जाता है कि तीसरी ताली जो है चार ताल में किस मात्रा पे है? तो याद रहेगा 9वीं मात्रा पे। ठीक है, और दूसरी ताली किस पे है? तो 5वीं मात्रा पे, तीसरी 11वीं। तो इस तरह से दोस्तों आपको पूछ दिया जाता है, तो याद रखना है इस चीज़ को। चलिए 31 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे। क्या है प्रश्न हमारा? धिन त्रिकिट धिन्ना तुन्ना कत्ता त्रिकिट धिन नाधी धिन्ना, ये जो है आपके ताल को पहचानना है। ये ताल को पहचानना, ये जो आपके त्रिकिट जो है ये दोनों एक साथ हैं। ठीक है, त्रिकिट यहाँ पे आपको धिन पे यहाँ पे दूसरी पड़ेगी, यहाँ पे जो है आपका खाली आपको दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे तीसरी ताली आपकी हो गई और ये त्रिकिट आपके एक साथ है। तो ये जो है दोस्तों ताल को पहचानना है, ये किस ताल का है। ठीक है, तो ताल बताना ये कौन सा ताल हो जाएगा? 31 नंबर का प्रश्न जो है आंसर उसका हो जाएगा आड़ा चार ताल। ठीक है, आड़ा चार ताल। इसमें अगर बात कर ले आड़ा चार ताल कितनी मात्रा? 14 मात्रा। ठीक है, विभाग 7। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रणव भारती किन की रचना है? तो प्रणव भारती के जो रचनाकार हैं दोस्तों प्रणव रंग, उन्हीं का उपनाम है प्रणव भारती, जिनकी पुस्तक है। तो ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके ओमकार नाथ ठाकुर। ठीक है, प्रणव रंग के इन्हीं को कहा जाता है और प्रणव भारती के रचयिता कौन है? ओमकार नाथ ठाकुर। दोस्तों इनका जो है और भी अन्य पुस्तक है, वो कौन कौन से पुस्तक है? आप लोग फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कौन कौन सा पुस्तक इन्होंने लिखा है। एक और है वो जो आपके काफ़ी प्रचलित है, तो आप लोग फटाफट उन पुस्तकों का नाम जो है दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में नोट कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला नंबर जो हमारा प्रश्न है 33 कि तबले में कितने गट्टे प्रयुक्त होते हैं? तो तबले में अगर हम गट्टों की बात करें दोस्तों, तो तबले में कितने गट्टे प्रयोग किए जाते हैं? तो तबले में गट्टों की संख्या कितनी? तो तबले में 8 गट्टे प्रयोग किए जाते हैं। हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 गट्टा। ठीक है दोस्तों, दाएं तबली में जो है पूछा जाता है प्रश्न कि किस तबले को डग्गा कहा जाता है? तो याद रखिएगा बायां तबला जो होता है उसे डग्गा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? डग्गा कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गझम्पा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो गझम्पा के बारे में अगर पूछा जाए तो गझम्पा ताल में जो है ये पंचम सवारी 15 मात्रा, गझम्पा भी 15 मात्रा। याद रखना है कितने मात्रा? 15 मात्रा के ताल हो जाएंगे गझम्पा। ठीक है, गझम्पा 15 मात्रा। देखिए इसमें अगर हम बात कर ले 15 मात्रा में गझम्पा में क्या होता है, ये जो है इसका प्रयोग ध्रुपद अंक की गायकी के साथ दोस्तों किया जाता है गझम्पा का। ठीक है, ध्रुपद अंक की गायकी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वैसे मुख्य रूप से चार ताल के साथ होता है। अगला प्रश्न है कि राग भूपाली का जाति है। देखिए भूपाली की अगर जाति पूछा जाए तो राग भूपाली किस जाति का राग है? तो भूपाली जो है आपके औडव जाति का राग माना जाता है। औडव जाति का राग माना जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और भूपाली के हम वादी संवादी की बात कर ले तो वादी हो जाएगा ग और संवादी हो जाएगा धा। ठीक है, संवादी हो जाएगा ध। और इसकी गायन समय अगर पूछे आपसे दोस्तों तो गायन समय इसका कब होता है? तो भूपाली जो है रात्रि के प्रथम पहर में इसका गायन समय माना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस ग्रंथ में 20 प्रकार के गमक का उल्लेख है? वैसे दोस्तों आपको मैं बता दूं कि गमक जो है दक्षिण संगीत पद्धति में 10 गमक बताए गए हैं और सारंगदेव ने उत्तरी संगीत पद्धति में 15 गमक बताए हैं। ठीक है, तो वैसे कौन है किसमें जो है कौन सा ग्रंथ है किन्होंने 20 प्रकार के गमक को बताया है? ये ध्यान देना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। VVI आप लोग इसको लगा लीजिए यहाँ पे आपको। तो 10 है कर्नाटक में, 15 है उत्तरी में, तो 20 किसने बताया? तो जवाब इसका क्या हो जाएगा? 20 जो बताने वाले हैं वो किसने हैं?
वो बताए आपके संगीत पारिजात, यानी कि संगीत पारिजात के अहोबल जी ने बताया। कितने? अहोबल जी ने 20 प्रकार के गमक को बताया है, ठीक है, गणितीय माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ चलें। भातखंडे ने 10 ठाटों को किस आधार पर व्यवस्थापित किया? देखिए हम बता चुके हैं जैसा कि इसमें कि भातखंडे जी ने 10 ठाटों का आधार जो माना वो किसको माना? वेंकटमुखी के 72 मेल के आधार पर वो किसका रचना किए? 10 ठाट का रचना किए, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ें कि 38 नंबर का प्रश्न है, रे कोमल, ग कोमल, रे कोमल, फिर सा जो है आपके स्वरावली किस अंक का राग है? यानी कि अगर रे, ग, रे और सा, रे ग रे सा, ये जो स्वरावली है वो किस राग का अंग है? तो बताना है किस राग का अंग है। तो ये आपका अंग हो जाएगा किसका? ये अंग हो जाएगा तोड़ी। सही जवाब हमारा तोड़ी हो जाएगा, ठीक है, तोड़ी। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों, हमारा अगला जो प्रश्न होगा वो क्या होगा कि उत्तरायिता क्या है। देखिए उत्तरायिता की अगर हम बात कर ले तो उत्तरायिता क्या हो जाएगा? उत्तरायिता 39 नंबर का प्रश्न है। उत्तरायिता क्या है? उत्तरायिता एक मूर्छना का नाम है। और मूर्छनाओं की अगर हम बात कर ले तो कितने मूर्छना? टोटल 21 मूर्छना होते हैं। प्रत्येक ग्राम से 7 मूर्छनाएं बनती है, जैसे कि ग्राम 3 होते हैं, षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। तो 7-7 मूर्छनाएं सबसे मिलकर टोटल 21 मूर्छनाएं हो गया। लेकिन भरत जी ने 14 मूर्छनाओं का ही वर्णन किया था, 2 ग्राम ही माने थे। तीसरा जो गांधार ग्राम है उसको विलुप्त ग्राम माना जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला नंबर जो प्रश्न है हमारा, स्वरमेल कलानिधि के लेखक कौन है? तो स्वरमेल कलानिधि की अगर हम बात कर ले तो इसके जो लेखक माने जाते हैं वो कौन है? रामामात्य। इन्होंने दोस्तों, रामामात्य ने 20 मेल माने हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इन्होंने 20 मेल माने हैं, ठीक है। और स्वरमेल कलानिधि के अगर हम भाग की बात करें, प्रकरण की बात करें, तो इसमें 5 प्रकरण है, ठीक है, इसमें 5 प्रकरण माने जाते हैं, 5 भाग हैं इस पुस्तक के, ठीक है। आगे देख लेते हैं 41 नंबर का प्रश्न है कि स्फुरित क्या है? तो स्फुरित क्या है दोस्तों? स्फुरित जैसा कि आप लोग अगर पढ़े होंगे गमक के बारे में, तो कंपित, लीन, स्फुरित, तिरीप, आंदोलित, ये सब क्या है? ये सब जो है आपके स्फुरित क्या है? तो ये आपके गमक का प्रकार है। तो दोस्तों आप लोगों को गमक जो है याद होना चाहिए। 15 गमक आपके हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के और 10 गमक आपके कर्नाटकी संगीत पद्धति के, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है कि घोड़च क्या है? दोस्तों घोड़च के बारे में बताना है कि घोड़च क्या है। घोड़च दोस्तों वो क्या होता है? तार को अस्थिर रखने का स्थान होता है। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तार को अस्थिर रखने का स्थान को क्या कहते हैं? उसको घोड़च कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ हम अगर बढ़ जाएं तो 43 नंबर का प्रश्न होगा, वो क्या होगा कि उत्तर भारतीय संगीत के तीव्र को, उत्तर भारतीय संगीत के तीव्र को दक्षिण भारतीय संगीत में क्या कहते हैं? तो इसका जो जवाब होने वाला है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? प्रतिमा। उसको प्रतिमा कहा जाता है कर्नाटकी संगीत पद्धति में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है हमारा कि कजरी क्या है? कजरी क्या है? तो कजरी के बारे में अगर प्रश्न बने तो कजरी के बारे में हम लोगों को बताना है कि कजरी क्या है। कजरी है उत्तर भारत का, जो दोस्तों हम बता दें कि उत्तर भारत का वर्षा ऋतु गीत है। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर भारत का वर्षा ऋतु गीत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि संगीत में अलंकार कितने अर्थों में प्रयोग होता है? जवाब देना है कि संगीत में अलंकार कितने अर्थों में प्रयोग होता है। तो अलंकार के अगर अर्थों की बात करें तो कितने अर्थों में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उसका जवाब हो जाएगा 2 अर्थों में प्रयोग किया जाता है संगीत में अलंकार, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है? रागों की कितनी उपजातियां हैं? देखिए उपजातियों के बारे में अगर दोस्तों कहा जाए तो उपजातियां इसकी कितनी हो जाएगी? कुल मिलाकर जो हो जाती है दोस्तों 9 उपजातियां हो जाती है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको 6 भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मुख्य तो 3 आपके हो ही जाते हैं, तो उप में कहीं कहीं आपको 6 भी देखने को मिल जाएगा, 6 को उप ले लिया जाता है। वैसे अगर आपको जवाब देना हो तो आप 9 ही जवाब दीजिएगा, ठीक है। रागों की कुल कितनी उपजातियां? तो 9 उपजातियां। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि काकू के कितने प्रकार होते हैं? तो काकू के अगर हम बात कर ले तो काकू के कुल 6 प्रकार होते हैं। काकू के कितने भेद पूछे या फिर काकू के प्रकार पूछे तो आपको बताना है 6 प्रकार के, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो काकू के जो 6 प्रकार हैं वो किसने बताए हैं? ये सारंगदेव ने बताए हैं, याद रखिएगा। 48 नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किन रागों में नी जो है कोमल, ध, नी, ध, नी, सा स्वरावली प्रयोग होता है। नी कोमल लगाए हैं और उसके बाद फिर ध, नी, सा प्रयोग होता है। तो जवाब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जवाब हो जाएगा आपका राग मियाँ मल्हार में
कोमलनी ध नी सा प्रयोग होता है, तारसा का। चलिए अगला प्रश्न है, प्रसारणी किसका नाम है? देखिए प्रसारणी जो नाम है ये किसका नाम हो जाएगा? तो प्रसारणी के नाम की अगर हम बात कर ले तो प्रसारणी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे? प्रसारणी एक श्रुति है जो कि श्रुति का नाम है। दोस्तों फटाफट मुझे कमेंट कीजिए कि प्रसारणी जो है वो किस श्रुति का नाम है, कैवीं श्रुति है, 10वीं 8वीं 7वीं 9वीं 12वीं, वो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। आपको श्रुतियों की संख्या याद होनी चाहिए और उसके नाम भी याद होने चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि डागुर वाणी के कलावंत कौन थे? तो डागुर वाणी का संबंध किनसे है, प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है, या फिर डागुर वाणी के कलावंत कौन थे, प्रश्न ऐसे भी आते हैं। तो डागुर वाणी की जैसा कि अगर हम बात कर ले तो डागुर वाणी का जो संबंध हो जाता है वो किनसे? ब्रजचंद्र से हो जाता है। और कभी कभी आपको अगर ब्रजचंद्र ना रहे तो आपको क्या करना है? स्वामी हरिदास पे लगाना है, स्वामी हरिदास, ठीक है, हरिदास। ये तानसेन के गुरु थे, याद रखिएगा, तानसेन के गुरु थे। तो तानसेन तो गोबरहार वाणी से संबंधित थे, समोखन खां किस वाणी से संबंधित थे? तो ये इनका जो वाणी हो जाएगा, कौन सा वाणी हो जाएगा? तो फटाफट मुझे आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा वाणी हो जाएगा। दोस्तों खंडार वाणी हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें अब ब्रजचंद, तो इनका जो वाणी हो जाएगा डागुर वाणी, और एक हो जाता है आपके नौहार वाणी, तो वो किन से संबंध हो जाता है? श्रीचंद से, वो भी याद रखना है साथ में। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला 51 नंबर प्रश्न है कि 51 में कि संगीत में अंश स्वर से क्या तात्पर्य है? अंश स्वर दोस्तों किसको कहा जाता है? अंश स्वर वो स्वर होता है जो कि किसी राग में किसी स्वर की ज़्यादा इम्पोर्टेंसी हो, यानी कि ज़्यादा बार वो प्रयोग हो, तो अंश स्वर यानी कि वादी स्वर, ठीक है, उसको वादी भी कहा जाता है और इसको राजा स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजा स्वर, अंश स्वर, राजा स्वर या वादी स्वर, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला नंबर जो प्रश्न है कि अति इष्ट स्वर कौन सा है? अति इष्ट स्वर किसको कहा है भरत जी ने? तो अति इष्ट स्वर किसको कहा गया है? वो आपके मध्यम को कहा गया है। जवाब हो जाएगा मध्यम, म को अति इष्ट कहा गया और इसी स्वर को अध्वदर्शक स्वर भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। प्रश्न नंबर 53 है, सदारंग का वास्तविक नाम क्या था? तो सदारंग के वास्तविक नाम की अगर हम बात करें तो सदारंग जो थे इनका वास्तविक नाम नियामत था, ठीक है। सदा नियम में रहना चाहिए, नियम फॉर नियामत, ठीक है, सदा नियम से चलना चाहिए, नियम फॉर नियामत, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मध्यम ग्राम का पंचम कौन सी श्रुति पर स्थापित है? देखिए षडज ग्राम दोस्तों नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? मध्यम ग्राम। षडज ग्राम की अगर पूछता तो 17वीं श्रुति पे, लेकिन मध्यम ग्राम में क्या होता है कि एक श्रुति नीचे चला आता है, तो कौन सा हो जाएगा? तो 16वीं, और 16वीं पे कौन सा श्रुति है? 16वीं पे कौन सा श्रुति है? 16 जो है आपका संदीपनी है, ठीक है, याद रखिएगा, 16 संदीपनी और 17 अलापनी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है हमारा वो कौन सा हो जाएगा? राग में मध्यम के दोनों रूप का प्रयोग किसमें होता है? यानी कि किस राग में मध्यम का दोनों रूप का प्रयोग होता है, यानी कि उसमें शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम दोनों लगता है, तो कौन सा राग है बताना है। तो वो राग हो जाएगा आपका कौन सा राग? उसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? पूर्वी, ठीक है, जवाब हो जाएगा पूर्वी। और पूर्वी में अगर हम बात कर ले, पूर्वी तो कब गाया जाता है? पूर्वी जो है सायकाल गाया जाने वाला राग होता है, और पूर्वी का थाट जो है पूर्वी यह स्वयं आश्रय राग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें दोनों मध्यम का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 56 नंबर का प्रश्न है कि हिंदुस्तानी स्वर कोमल ध कर्नाटकी के किस स्वर से समानता रखता है? तो कोमल ध जो होता है वहाँ पे क्या हो जाता है? जाके वहाँ पे शुद्ध हो जाता है। जो हमारे यहाँ कोमल होते हैं वो वहाँ शुद्ध माने जाते हैं, ठीक है। तो प्राचीन काल में अगर पूछा जाए कि प्राचीन काल में किसको माना जाता था, तो जो कोमल होता था ना प्राचीन काल में वही शुद्ध होता था दोस्तों, वही शुद्ध होता था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रमाण श्रुति की अवधारणा किसने की? देखिए प्रमाण श्रुति के बारे में किसने बताया? भाई अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि षडज ग्राम में पंचम 17वीं श्रुति पर था और मध्यम ग्राम में आकर पंचम 16वीं श्रुति पर हो गया। तो ये जो एक श्रुति का जो अंतर आपने देखा, एक श्रुति का, इसी को क्या नाम दिया भरत जी ने? प्रमाण श्रुति का नाम दिया। तो जवाब इसका भरत हो जाएगा। किसने अवधारणा दी? तो भरत ने अवधारणा दी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 58 नंबर का कि षडज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर रहता है? षडज ग्राम, देखिए षडज ग्राम में पंचम, जैसा कि आपको ऊपर में मैंने बताया कि मध्यम ग्राम में 16वीं और षडज ग्राम में एक श्रुति ऊपर रहता है, यानी कि 17वीं श्रुति पर होगा, ठीक है। 16वीं वहाँ संदीपनी थी और 17वीं यहाँ पे अगर प्रश्न पूछे तो यहाँ पे आलापिनी,
ठीक है, अलापनी होगा ये 17वीं श्रुति। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है 59 नंबर का कि प्राचीन काल में गांधार स्वर किस श्रुति पर स्थापित था। तो प्राचीन काल में गांधार का जो स्वर स्थापित था दोस्तों वो किस श्रुति पर था। तो जवाब हो जाएगा हमारा क्रोधा। ठीक है, क्रोधा जो कि आपके 9वीं श्रुति का नाम है क्रोधा, वहाँ पे आपके स्थापित था कौन, ग। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि षड्ज ग्राम में पंचम से प्रारंभ होने वाली मूर्छना है। षड्ज ग्राम में पंचम से प्रारंभ होने वाली कौन सी मूर्छना है, उसका क्या नाम है। तो उसका जो नाम हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा शुद्ध षड्जा। ठीक है, शुद्ध षड्जा, ये आपके षड्ज ग्राम में पंचम से प्रारंभ होने वाली मूर्छना है, शुद्ध षड्जा। अगला प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न हम लोग देखें। 61 नंबर क्या है, 61 नंबर क्या कह रहा है। तो इसकी यह जो प्रश्न है दोस्तों कि कर्नाटक संगीत के खरहर प्रिया मेल के स्वर किस हिंदुस्तानी संगीत के राग के समान है। तो खरहर प्रिया जो वहाँ पे जो कहा जाता है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे काफ़ी, यानी कि कहते हैं ना लोग काफ़ी खरहर बन रहा है, तो काफ़ी खरहर बन रहा है, तो खरहर प्रिया यहाँ पे काफ़ी। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़े 62 की तरफ, तो यहाँ पे क्या है, कलोपनता किसकी मूर्छना है, कौन सी ग्राम की मूर्छना है कलोपनता, यहाँ पे बताना है। फटाफट जवाब दीजिए कौन सी ग्राम की है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका मध्यम ग्राम की मूर्छना है कलोपनता। ठीक है, मध्यम ग्राम। ग्राम 3 प्रकार के, षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। अगला प्रश्न है दोस्तों 63 नंबर की तिलवाड़ा ताल में सबसे अधिक अनुकूल किसके लिए है। तिलवाड़ा ताल जो है सबसे अधिक अनुकूल किसके लिए है। तो यहाँ पे बताना है तिलवाड़ा में जो है सबसे अधिक अनुकूल जो होता है दोस्तों, आपको हम बता दें तो तिलवाड़ा जो है आपके टप्पा के लिए, ये सॉरी, तिलवाड़ा जो है विलंबित ख्याल के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, विलंबित ख्याल। ठीक है, विलंबित ख्याल को क्या कहते हैं, बड़ा ख्याल भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, रागांग वर्गीकरण का उल्लेख किसने किया। तो रागांग वर्गीकरण के अगर उल्लेखों की हम बात कर ले तो रागांग वर्गीकरण का जो उल्लेख हो जाएगा वो नारायण मोरेश्वर खरे हो जाएंगे। ठीक है, नारायण मोरेश्वर खरे ये आपके रागांग वर्गीकरण के उल्लेख करता थे, नारायण मोरेश्वर खरे। चलिए अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा वो क्या है, स्वामी हरिदास किसके गायक थे। यानी कि स्वामी हरिदास किसके गायक थे, क्या गाते थे स्वामी हरिदास। तो जवाब देना है कि वो क्या गाते थे, ध्रुपद गाते थे। ठीक है, ध्रुपद, स्वामी हरिदास। ये इनका संबंध जो है किस वाणी से है, डागुर वाणी से माना जाता है। प्रश्न ये भी कभी कभी पूछ देता है, बहुत सारे जो है कन्फ्यूजन है, कोई इसका जो है आपके अगर हम बात करें तो खंडार वाणी से भी मान लेते हैं, लेकिन वैसे दोस्तों ज़्यादातर आपको मिलेगा डागुर वाणी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्या है, वेंकटमुखी ने 72 मेल बनाने के लिए कितने स्वरों का प्रयोग किया था। स्वर के बारे में बताना है कि कितने स्वरों का प्रयोग किया था 72 मेल बनाने के लिए। तो वेंकटमुखी ने 12 स्वरों का ही प्रयोग किया था, वेंकटमुखी ने 72 मेल बनाने के लिए। ठीक है, चतुर्दंडी प्रकाशिका जो है इनकी ग्रंथ है वेंकटमुखी की, वेंकटमुखी ने 12 स्वर माने हैं, 72 मेल माने हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा क्या है, ग्राम क्या है। भाई ग्राम किसे कहते हैं, ग्राम क्या होता है। तो ग्राम होता है आपका क्या, ग्राम होता है एक प्राचीन स्वर व्यवस्था, जिसमें कि क्या होते थे, एक प्राचीन स्वर व्यवस्था, इसमें स्वरों को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता था, उसे ही क्या ग्राम कहते थे। दोस्तों क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, धनबड़ नगर का संबंध किस संगीतज्ञ से है। देखिए धनबड़ नगर का अगर बात कर ले तो धनबड़ नगर का संबंध जो है वो किस संगीतज्ञ से हो जाएगा। तो धनबड़ नगर संबंध पंडित अहोबल जी से हो जाएगा। ठीक है, अहोबल जी से हो जाएगा। और अहोबल जी की पुस्तक कौन सी है, संगीत पारिजात। ठीक है, 1650, संगीत पारिजात 1650 ये इनका पुस्तक का नाम है और धनबड़ नगर से इनका संबंध है। दोस्तों देखिए थोड़ा सा आप लोग समय दीजिए और बहुत मज़े से जब आप लोग बैठ जाइए तो दोस्तों आपको इतने अच्छे से मैं समझा के बहुत अच्छा सा आपके माइंड तक ना पहुंचा दिया तो दोस्तों फिर तो मेरा पढ़ाना ही फिर मान लीजिए तो व्यर्थ है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल धैर्य से बैठिए और आप अंत तक सेशन को देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे और भी आने वाले। तो इसलिए आप चलिए हमारे साथ लगे रहिए। प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है क्या, तराने का आविष्कार किसने किया था। देखिए तराना का जो आविष्कार है वो किसने किया था, तराने का आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है, तो अमीर खुसरो की बात करें तो तबला,
सितार, सितार, कव्वाली का प्रचार, तराना, ये सब क्या है, ये जो है अमीर खुसरो ने ही आविष्कार किया था। इनके गुरु का क्या नाम था दोस्तों? इनके गुरु का क्या नाम था? निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया इनके गुरु का नाम था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पंडित सारंगदेव ने मार्ग संगीत एवं देसी संगीत के अंतर्गत कुल कितने रागों का वर्णन किया है? तो मार्ग संगीत और देसी संगीत के अंतर्गत कितने रागों का वर्णन किया है तो बताना है। तो राग का जो वर्णन हुआ है मार्गी संगीत और देसी संगीत के अंतर्गत कितना? सारंगदेव के अनुसार 264। ठीक है, 264 रागों का चर्च हुआ है, 264 रागों का वर्णन किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था, यानी कि कौन सा जो है पुरस्कार उनको दिया गया था। देखिए हम बात करें ओमकार नाथ ठाकुर की तो उनको जो पुरस्कार मिला था वो पद्म श्री मिला था। क्या? पद्म श्री मिला था। कब मिला था? इनका जो जन्म है 1897 हम बता दिए हैं, याद रखिएगा। 24 अगर डेट पूछे तो 24 जून। ठीक है, 24 जून 1897। इनको जो है 1934 ईस्वी में मुंबई में क्या किए? ये 1934 ईस्वी में मुंबई में शांति निकेतन की स्थापना की। अगर प्रश्न पूछा जाए संगीत निकेतन की स्थापना किसने की? तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने की। और कब की? तो 1934 ईस्वी में की। संगीत निकेतन की स्थापना कहाँ की? तो मुंबई में की। ठीक है, वैसे अगर शांति निकेतन की बात करेंगे तो भाई वो तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, रविंद्रनाथ ठाकुर हो जाएंगे, लेकिन ओमकार नाथ ठाकुर संगीत निकेतन 1934। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि सूल ताल का प्रयोग प्रायः किस गायन शैली में होता है? देखिए सूल की प्रयोग करें तो यहाँ पे ध्रुपद में हो जाएगा, क्योंकि सूल ताल एक खुले बोल की ताल है। सूल ताल, तिब्रा ताल, चार ताल, तो सुल्फाक ताल, ये सब क्या है? ब्रह्म ताल, ये सब क्या है? ये सब खुले बोलों की ताल है जो कि आपके ध्रुपद के साथ इनकी संगति की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है नाद के कितने प्रमुख लक्षण हैं? देखिए नादों के लक्षण के बारे में बताना है कि कितने लक्षण हैं। तो नाद के जो लक्षण माने जाते हैं दोस्तों वो कितने? 3 लक्षण माने जाते हैं। कौन कौन सा? तारता, तीव्रता और नाद की जाति अथवा गुण, ये 3 प्रकार के लक्षण माने जाते हैं नाद के। अगला प्रश्न हमारा है कि किस संगीतज्ञ ने संगीत शास्त्र के मतभेदों को दूर करने के लिए 5 बार अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन करवाए? दोस्तों संगीत में देखिए इतने मतभेद थे, जैसा कि आज भी मतभेद तो कुछ ना कुछ तो बना हुआ है ही। तो वो कौन व्यक्ति थे जो कि संगीत में मतभेद को दूर करने के लिए 5 बार संगीत सम्मेलन बुलाना पड़ा, अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन बुलाना पड़ा? तो वो कौन थे? तो वो थे विष्णु नारायण भातखंडे जी, जिन्होंने 5 बार जो है वो क्या किए? 5 बार बुलाया उन्होंने अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन। क्यों? क्योंकि संगीत में जो भी मतभेद था उसको दूर करने के लिए। तो दोस्तों ये सब जो चीज़ें हैं छोटी छोटी है मगर बहुत मोटी मोटी है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अंत तक सेशन को देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे और एक्स्ट्रा चर्च भी उस पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि वीणा के तार की लंबाई पर 12 स्वरों के स्थान पर निश्चित करने वाले कौन थे? देखिए वीणा के तार में जो है 12 स्वरों का स्थान निश्चित किया था। वीणा में कितने तार होते हैं? तो प्रत्येक जैसे वीणा होते हैं वैसे तार होते हैं। मत कोकिला वीणा में तो कुछ अलग संख्या होती है, चित्रा वीणा में कुछ अलग संख्या होती है, एक तंत्री वीणा में कुछ अलग होती है। तो ये वीणा में तारों की जो संख्या है वो अस्थायी नहीं होती है। ठीक है, तो वीणा के तारों में है जो है 12 स्वरों को जो स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? वो पंडित अहोबल जी थे। उनका नाम क्या था? पंडित अहोबल। ठीक है, अहोबल, इनकी ग्रंथ का नाम है संगीत पारिजात में इन्होंने बताया है सारा कुछ। संगीत पारिजात जो कि आपके 1650 ईस्वी का ग्रंथ है। ठीक है, चलिए अहोबल जी। अगला प्रश्न है राग एवं तालबद्ध रचना क्या कहलाती है? देखिए राग एवं तालबद्ध रचना जो है वो क्या कहलाती है? उसको कहते हैं हम लोग सरगम गीत। रागबद्ध एवं तालबद्ध रचनाओं को क्या कहा जाता है? तो सरगम गीत कहा जाता है, उसी को सरगम गीत कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि द्वारा बताई गई जातियों के कुल कितने लक्षण हैं? यानी जातियों के कितने लक्षण हैं? तो जाति के जो है दोस्तों अगर हम बात करें तो 10 लक्षण बताए हैं। कौन? भरत जी ने। कितने? जाति के 10 लक्षण। लेकिन अगर आपको सारंगदेव के बारे में अगर पूछ दिया जाए तब
सारंगदेव के बारे में अगर पूछ दिया जाए तब क्या कहेंगे? तब दोस्तों यहाँ पे आपको 13 बता देना है, ठीक है। 13 लक्षण बताए हैं सारंगदेव ने, और भरत ने 10 लक्षण बताए हैं, क्योंकि भरत वाला था इसलिए हमने 10 माना। सारंगदेव ने 13 माना है, ठीक है, 13 माना है। कोई बताएगा मुझे कि कौन कौन सा बढ़ाया है उन्होंने? सारंगदेव ने कौन कौन से 3 माने हैं बढ़ाकर? कोई बताएगा मुझे? फटाफट कमेंट करो। कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए मुझे कि कौन कौन सा जो है भरत ने बढ़ाया है। और इनके जो 10 थे वो क्या थे दोस्तों? बता दूं आपके जानकारी के लिए, तो ग्रह, अंश, तार, मंद्र, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, साढ़त्व तथा औढ़त्व, ये इनके 10 प्रकार के बताए गए थे जातियों के लक्षण। और जातियाँ इन्होंने कितनी बताई है? जातियाँ 18 बताई हैं, कुल जातियाँ 18। चलिए आगे देख लेते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में राग के कितने भेद बताए गए हैं। तो प्राचीन ग्रंथों में अगर राग के भेदों की अगर हम बात कर ले तो राग के कुल कितने, राग के जो मुख्य 3 भेद बताए गए हैं, अगर कुल पूछ देता यहाँ पे तो कुल 9 भेद हो जाते, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, औढ़व, साढ़व और संपूर्ण राग के 3 भेद। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन काल का शुद्ध सप्तक कौन था? देखिए प्राचीन काल की बात हो रही है दोस्तों, तो वहाँ पे शुद्ध सप्तक जो माना जाता था किसको? षडज ग्राम को शुद्ध सप्तक माना जाता था। फिर आया मध्यकाल का समय, तो वहाँ पे काफ़ी को शुद्ध सप्तक के रूप में माना जाने लगा। फिर आया आधुनिक, जो कि आज बिलावल को माना जाता है, आज बिलावल को माना जाता है आधुनिक समय में। मध्यकाल में काफ़ी, सबसे पहले बिलावल को शुद्ध किसने माना, किसने एक्सेप्ट किया? तो मोहम्मद रज़ा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, राग असावरी में कौन से कोमल स्वर प्रयुक्त होते हैं? तो कोमल स्वर प्रयुक्त होता है, कौन कौन सा कोमल लगता है इसमें राग असावरी में? तो राग असावरी की अगर हम बात कर ले तो इसमें जो है आपके ग और ध और नी जो है ये आपके कोमल स्वर लगते हैं। कौन कौन सा? ग कोमल, ध कोमल और नी कोमल, ये तीनों स्वर कोमल प्रयोग होते हैं असावरी में। और इसका वादी संवादी की अगर बात कर ले तो ध और ग इसका वादी संवादी हो जाएगा, और गायन समय दिन का दूसरा पहर माना जाता है। 81 नंबर प्रश्न है हमारा कि रूप का लाभ शब्द संबंधित है। तो रूप का लाभ की अगर हम बात कर ले तो रूप का लाभ शब्द जो है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों जवाब हो जाएगा, रूप का लाभ का संबंध आलाप से माना जाता है। किससे? आलाप से। जवाब हो जाएगा आलाप। जिसमें अगर बात करें तो रूप का लाभ, रागालाप, अलिप्ति गान और ये आपके स्वस्थान का नियम, ये 4 प्रकार के जो हैं आपके आलाप से ही संबंधित हो जाते हैं। उनमें से रूप का लाप भी एक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला जो प्रश्न है हमारा 82 नंबर का प्रश्न है, माधव संगीत महाविद्यालय की स्थापना भातखंडे जी ने कब की? तो महाविद्यालय जो है आपका माधव संगीत महाविद्यालय, उसकी स्थापना किसने की? तो जवाब तो यही मिल गया कि भातखंडे जी ने की। तो कब की? तो जवाब यहाँ ढूंढना है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा कब की? तो भाई ये जवाब 1918 ईस्वी हो जाएगा। 1918 ईस्वी में हुआ माधव संगीत महाविद्यालय की स्थापना भातखंडे जी ने 1918 ईस्वी में की है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संगीत क्या है? दोस्तों देखिए संगीत क्या है, तो संगीत जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ललित कला में आपको आता है संगीत, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से होगा। संगीत क्या है? ललित कला है। संगीत एक ललित कला है, ठीक है। वैसे अगर संगीत के बारे में पूछा जाता है तो गायन, वादन तथा नृत्य के जो सम्मिलित रूप होते हैं उसी को ना कहते हैं संगीत। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है संगीत क्या है, तो वो एक ललित कला है जी। चलिए अगला प्रश्न है 84 नंबर का प्रश्न है कि राग शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो राग शब्द के प्रयोग की अगर हम बात करें तो वो ग्रंथ हो जाएगा हमारा बृहदेशी, ठीक है। राग शब्द की अगर हम बात करें सबसे पहले वो किस में मिला है? बृहदेशी में। और बृहदेशी किन की पुस्तक है? तो ये मतंग की पुस्तक है, मतंग मुनि की पुस्तक है बृहदेशी। इसी में सबसे पहले राग शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सरगम गीत का दूसरा नाम क्या है? तो सरगम गीत के अगर दूसरे नाम की अगर हम बात करें तो इसको कहा जाता है स्वर मालिका। सरगम गीत का दूसरा नाम स्वर मालिका, ठीक है, स्वर मालिका। अगला प्रश्न है हमारा कि पूर्वी अंग की ठुमरी कहाँ गाई जाती है? तो पूर्वी अंग की जो ठुमरी है वो कहाँ है प्रसिद्ध? आपके लखनऊ और बनारस में पूर्वी अंग की ठुमरी प्रसिद्ध है। वैसे अगर लखनऊ और बनारस, इसमें से लखनऊ और बनारस अगर दोनों यहाँ ऑप्शन में रहे तो आपको पहला प्राथमिकता बनारस को देना है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में 7 है इसलिए हम साथ में ऑप्शन नंबर ए को चूज़ कर लिए।
और पंजाब अंकी ठुमरी पटियाला घराने पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि कोमल ग म रेसा स्वरों की संगति किस राग में प्रयुक्त होती है। तो कोमल ग और म रेसा की स्वरों की जो संगति होती है दोस्तों वो किस राग में प्रयोग होती है। तो उसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका जवाब हो जाएगा आपका कौन सा 87 नंबर का जो प्रश्न है वो हो जाएगा आपका दोस्तों दरबारी। राग दरबारी में होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा आश्रय राग है। इनमें से आश्रय राग को पहचानना है दोस्तों। आश्रय राग कौन सा है, तो आश्रय राग हमारा राग दरबारी ये नहीं होगा। पूर्वी, जी हाँ पूर्वी जो है पूर्वी थाट से उत्पन्न यानी स्वयं अपने नाम से है तो वो क्या हो जाएगा, ये आश्रय राग हो जाएगा। लेकिन मालकौंस जो है ये नहीं होगा क्योंकि ये भैरवी से उत्पन्न राग माना जाता है, तो पूर्वी है। चलिए गायन समय उसका जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो संध्या काल में गाया जाने वाला राग है पूर्वी। 89 नंबर का प्रश्न है हमारा कि विलंबित ख्याल के साथ संगति करने के लिए किस ताल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों देखिए हम यहाँ पे प्रश्न को यहाँ पे चाहते तो बिल्कुल शॉर्ट में भी बना सकते थे, लेकिन प्रश्न को दोस्तों बीपीएससी ऐसे ही घुमा फिरा कर पूछता है। बस एक लाइन का प्रश्न रहता है लेकिन वर्ड लिखेगा इतना सारा, क्या ज़रूरत थी इतना सारा लिखने की। तो बस यही बस कुछ नहीं है होता है, बस प्रश्न जो है आपके इसी टाइप के ही आते हैं, लेकिन प्रश्न को जो थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाता है बीपीएससी के द्वारा। तो विलंबित ख्याल के साथ किस ताल की संगति होती है, प्रश्न ऐसे भी हो सकता था ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या कितना बड़ा किया है, ख्याल के साथ विलंबित ख्याल के साथ संगति करने के लिए किस ताल का प्रयोग किया जाता है या फिर किस ताल का प्रयोग होता है। तो जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 89 का जो जवाब होने वाला है ताल हो जाएगा वो झुमरा ताल। ठीक है, झुमरा ताल में अगर बात कर लें कितने मात्रा, 14 मात्रा। विभाग की बात करें तो 4, इसमें 3 ताली, पहली ताली पहली मात्रा पे, दूसरी ताली चौथी मात्रा पे और तीसरी ताली 11वीं मात्रा पे, इसमें 3 ताली हो जाते हैं। इसके विभाग में 3 4 3 4 वाला ये विभाग है झुमरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा 90 नंबर का प्रश्न है, इनमें कौन सी जोड़ी सुमेलित है। जोड़ी सुमेलित है वो हमको देखना है। झप ताल 10 मात्रा, 4 ताल 12 मात्रा और आपके दादरा 6 मात्रा। तो दोस्तों देखिए झप ताल में 10 मात्रा होते हैं, 4 ताल में 12 मात्रा होते हैं, दादरा में 6 मात्रा होते हैं। यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब उपर्युक्त में एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अगला प्रश्न है 90 नंबर का कि सोरी मियाँ किसके प्रसिद्ध गायक थे। देखिए सोरी मियाँ जो है वो प्रसिद्ध गायक थे, तो वो किसके गायक थे, तो वो टप्पा के गायक थे। टप्पा के प्रचार प्रसार का श्रेय भी सोरी मियाँ को जाता है। और टप्पा जो है गायन शैली है और टप्पा मात्रा भी है, तो टप्पा ताल भी है। तो टप्पा ताल की हम बात कर ले तो उसमें 16 मात्रा होते हैं टप्पा ताल में। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि ध्रुपद के बाद गाई जाने वाली कौन सी गायन शैली है। तो ध्रुपद के बाद जो गाई जाने वाली गायन शैली जो है वो कौन सा हो जाएगा, धमार गायन शैली होता है, जिसके विभाग होते हैं कितने, 4 विभाग, 14 मात्रा और विभाग में 5 2 3 4 इसके मात्रा होते हैं। चार विभाग में, पहली विभाग में 5 मात्रा, दूसरे विभाग में 2 मात्रा, तीसरे विभाग में 3 मात्रा, चौथे विभाग में आपके ठीक है 4 मात्रा। तो इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं प्रश्न, याद रखिएगा इस चीज़ को भी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 93 नंबर का कि किस जाति के राग में 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो 5 स्वरों का प्रयोग हमारे किस जाति में, तो औडव जाति में प्रयोग किया जाता है 5 स्वर। कभी कभार पूछा भी जाता है कि कम से कम किसी राग में कितने स्वरों का प्रयोग होना आवश्यक है, तो 5 स्वरों का आवश्यक होना है औडव वाले, और संपूर्ण वाले में ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 7। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि षड्जग्राम की कितनी मूर्छनाएँ हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि षड्जग्राम की कितनी मूर्छनाएँ हो सकती है, यहाँ पे षड्जग्राम की 7 मूर्छनाएँ होगी। क्योंकि षड्जग्राम की 7 होगी, मध्यम ग्राम की 7 होगी और गांधार ग्राम की 7 होगी, तभी तो ये कुल मिलकर जो है 21 मूर्छना बनेंगे। तो प्रत्येक ग्राम से 7-7 मूर्छनाएँ बनती है, षड्जग्राम हो, मध्यम ग्राम हो या आपके गांधार ग्राम हो। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 95 नंबर का प्रश्न है, वो क्या कह रहा है। 95 नंबर प्रश्न की तरफ हम अगर आ जाएं तो वो पूछ रहा है कि राग मियाँ मल्हार किस थाट से उत्पन्न हुआ है। तो राग मियाँ मल्हार की अगर थाट पूछे तो ये आपके जो है कौन सा थाट हो जाएगा, इसका काफ़ी थाट हो जाएगा। ठीक है, राग मियाँ मल्हार किस थाट से, तो काफ़ी थाट से उत्पन्न राग माना जाता है। चलिए 96 नंबर जो प्रश्न है कि प्रणव रंग किनका उपनाम है। देखिए प्रणव भारती के लेखक और प्रणव रंग जो है दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तो ये कौन हो जाएंगे, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। इनका जन्म
1897 ईस्वी में। कहाँ? बड़ौदा रियासत के जहाज ग्राम में। अगला प्रश्न हमारा देखिए, अगला क्या है? सानी सम मग मग रेसा। सानी सम मग मग रेसा, ये किस स्वर का है? ये किस राग का है? राग पहचानना है। नी कोमल है और आपके ग भी कोमल है, तो ग नी कोमल यहाँ पे लगे हुए हैं, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ग नी जब कोमल लग रहा हो तो इसका जवाब हो जाएगा कौन सा? भीम पलासी। ठीक है, राग भीम पलासी का हो जाएगा। और भीम पलासी किस थाट का है? चलिए मुझे फटाफट जो है कमेंट के माध्यम से बताइए मुझे फटाफट कि राग भीम पलासी की जाति क्या है, क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को राग का रिवीजन करवाया है। अगर नहीं देखें आप लोग तो उसको देख लीजिए, और वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा 98 नंबर का कि राग तोड़ी में मध्यम का किस रूप का प्रयोग होता है? तो तोड़ी में मध्यम का जो रूप लगता है, 98 नंबर का प्रश्न है कि तोड़ी में कौन सा? तो तोड़ी में जो म लगता है दोस्तों मध्यम, वो कौन सा मध्यम लगता है? उसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तोड़ी में आपका शुद्ध मध्यम, तीव्र मध्यम, या फिर इनमें से दोनों। तो इनमें से क्या लगेगा? दोनों लगता है। ठीक है, दोनों लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे ये दोनों नहीं देना चाहिए था, यहाँ पे उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम देख लें। तो हुमफित शब्द किस से संबंधित है? तो हुमफित शब्द का जो संबंध है वो किससे है? सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे तोड़ी के बारे में पूछा जा रहा है ना। जी हाँ, तोड़ी। तोड़ी में जो है दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका तोड़ी में तीव्र लगेगा, याद रखिएगा, तोड़ी में तीव्र लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हुमफित शब्द का किस से संबंध है? तो हुमफित क्या है दोस्तों? श्रुति है, जाति है, गमक है, या उपयुक्त में एक से अधिक, या उनमें से कोई नहीं। तो हुमफित जो है वो आपके क्या है? हुमफित गमक का प्रकार है। हुमफित क्या है? गमक है। हुमफित गमक है, प्लावित है, वलित है, त्रिभिन्न है, त्रिप है, लीन है, मुद्रित है, कुरूला है, नामित है। ये सब क्या है? संगीत रत्नाकर में बताए गए 15 प्रकार के गमक में से एक आपका हुमफित भी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग जो दोस्तों शतक मार दिए, यानी यहाँ पे 100 प्रश्न जो हमारा हो गया। 100 नंबर का प्रश्न की पूछा जा रहा है कि तानसेन किस घराने से संबंधित है? तानसेन का घराना बताना है कि कौन सा घराना से संबंधित है। दोस्तों अभी 20 प्रश्न जो है और बाकी है, जो कि इससे भी ज़्यादा मज़ेदार प्रश्न अभी आगे आने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों, ज़रा सा भी बिना थके, ज़रा सा भी ना हारे, क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन लेना है तो थकना और हारना जो है बिल्कुल मना है। थकना और हारना नहीं है, बिल्कुल आपको मना है। दोस्तों अगर ज़्यादा कोई अर्जेंटली काम है तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल जा सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपसे यही कहूँगा कि अगर आप आते हैं तो देखना स्टार्ट कीजिए, तो फिर से आप वहीं से देखना स्टार्ट कीजिए जहाँ से आपने छोड़कर गया था। ठीक है, तो घराना बताना है कि तानसेन का घराना कौन सा है। तो घराना इनका हो जाएगा सेनिया घराना। तानसेन का संबंध जो है वो सेनिया घराना से माना जाता है, और तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी को कहा जाता है। और इनके पुत्र का और जो घराना था वो कौन सा? पुत्र का घराना बानिया घराना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों प्रश्न इतने ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा हो गया है कि थोड़ा सा क्या है, अब बोलते बोलते थोड़ी सी जुबान भी लड़खड़ा रही है दोस्तों। तो बस कुछ नहीं, आप लोग प्यारा सा कमेंट करते रहिए दोस्तों, जुबान लड़खड़ाए या जो भी हो, बस हम आपके लिए प्रयत्न मेहनत आप लोगों के लिए हम करेंगे, प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए। बस आप लोग जो है दोस्तों सिलेक्शन से नहीं चूकना है आप लोगों को। बस एक छोटा सा बस भाई के लिए प्यार आप लोग दिखाते रहिए कि अभी तक जो है दोस्तों मैंने टारगेट मांगा था कि 500 लाइक जो है इस सेशन पे ज़रूर आप लोग कर दीजिएगा। 500 लाइक दोस्तों, अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मेरी मेहनत जो है वो बेकार नहीं जानी चाहिए आप लोगों के लिए। आप बस सब कुछ कर लीजिए सबसे पहले, लेकिन आप सिलेक्शन भी लीजिए बिल्कुल, क्योंकि पहली मेरी प्राथमिकता वही है। तो चलिए, अगर ना मन करे तो ना सब्सक्राइब कीजिए, ना लाइक कीजिए, लेकिन दोस्तों आप लोग सफलता हासिल कीजिए। ठीक है, 101 नंबर प्रश्न है हमारा, क्या है? हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट माने गए हैं? देखिए हिंदुस्तानी संगीत में अगर थाटों की बात करें तो थाट कितने माने गए हैं? हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट माने गए हैं। कौन कौन से? भैरव, भैरवी, असावरी, यमन, बिलावल, मारवा, पूर्वी, काफ़ी, तोड़ी, यमन, ये सब क्या है? ये सब जो है आपके 10 थाट हैं संगीत के। ये किन्होंने बनाया है? किसने? तो भातखंडे जी ने बताया है 10 थाट। चलिए 102 नंबर प्रश्न है हमारा कि मध्य युग में किन श्रुतियों पर स्वर की स्थापना हुई थी? तो किन श्रुतियों पर? मध्य युग की अगर हम बात कर लें, मध्य युग में पूछा जा रहा है, तो मध्य युग में है वो क्या हो जाएगा आपका? अंतिम श्रुति पे हुआ था। श्रुतियों की स्थापना कहाँ हुई थी? मध्य युग में अंतिम श्रुति पे। लेकिन अभी
आधुनिक युग में कहाँ होती है? तो प्रथम श्रुति पे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि संगीत पारिजात की रचना किस काल में की मानी जाती है? संगीत पारिजात सबसे पहले अगर आता है तो याद रखना है कि अहोबल जी। ठीक है, संगीत पारिजात अहोबल याद रखना है, अहोबल। तो ये रचना जो है वो कब की मानी जाती है? तो ये जो रचना है आपकी हम बात कर लें तो रचना जो है ये कब की मानी जाती है, किस काल की? तो काल बताना है। वैसे 1650 हो जाएगा, लेकिन इसका ये मध्यकाल जो है सही जवाब हो जाएगा। मध्यकाल शताब्दी तो 17वीं शताब्दी। ठीक है, 1650 यानी 17वीं शताब्दी। चलिए अब आगे देख लेते हैं। 104 नंबर का प्रश्न है कि किस ग्रंथ में सर्वप्रथम गमक के 15 प्रकारों का उल्लेख मिलता है? तो अभी मैंने बताया कि संगीत रत्नाकर में गमक के 15 प्रकारों का उल्लेख मिलता है और संगीत रत्नाकर के लेखक सारंगदेव है। इसकी स्थापना जो है, इसकी जो है रचना 13वीं शताब्दी में की गई है। चलिए अब देख लेते हैं हमारा प्रश्न नंबर 105। इनमें क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा आश्रय राग नहीं है? दोस्तों हम नज़र दौड़ाएं, आश्रय राग कितने हैं या आश्रय राग कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं, क्योंकि 10 थाट होते हैं। आश्रय राग कहते किसको हैं? तो जो अपने थाटों के नाम से जो राग उत्पन्न होते हैं उसे ही आश्रय राग कहते हैं। ठीक है, तो उसे ही आश्रय राग कहते हैं। तो आश्रय राग कौन सा हो जाएगा इसमें? देखिए ढूंढना शुरू करते हैं। आसावरी ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये स्वयं आश्रय राग है। पूर्वी भी नहीं होगा, भैरव भी नहीं होगा। इसका जवाब दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आश्रय राग, यहाँ पे आश्रय राग नहीं है। ये सभी जो है आपका आश्रय राग ही हैं, सभी आश्रय राग हैं। कोई वैसा यहाँ पे नहीं है जो कि आश्रय राग नहीं है। तो हमारा जवाब उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 106 नंबर का प्रश्न है कि भरत द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? तो भारत के अगर नाट्य शास्त्र की अगर हम बात कर ले तो इसमें अध्यायों की संख्या कुल कितनी? 36 अध्याय हो जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ से आपसे एक सवाल पूछना है, एक प्रश्न बन रहा है आपसे कि फटाफट देखते हैं कौन कितने लोग जवाब इसका दे पाते हैं। तो पूछा जा रहा है कि दोस्तों आप मुझे बताइए कमेंट के माध्यम से कि संगीत से रिलेटेड नाट्य शास्त्र में कौन कौन सा अध्याय है, कितना से लेकर कितना अध्याय जो है वो आपके संगीत से रिलेटेड अध्याय है नाट्य शास्त्र का। ठीक है, तो कमेंट के माध्यम से आना चाहिए, आप सभी लोग का जवाब आना चाहिए। 107 नंबर प्रश्न है कि पंडित विद्यारण्य का समय क्या था? देखिए विद्यारण्य की अगर समय की हम बात कर ले तो विद्यारण्य का जो समय माना जाता है वो 14वीं सदी का समय माना जाता है, विद्यारण्य। ठीक है, इनके जो दोस्तों अगर हम बचपन की नाम की अगर हम बात कर ले विद्यारण्य का, तो इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम माधव था। ठीक है, माधव याद रखिएगा, माधव। चलिए आगे देख लेते हैं। 108 नंबर प्रश्न है हमारा, वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गायक हैं? इनमें से जो है कौन गायक हैं? शांता प्रसाद, विजय राघव राय या पंडित जसराज? तो हमारा जवाब क्या रहने वाला है दोस्तों? जवाब रहने वाला है इनमें से जो गायक का जो नाम है वो क्या जवाब हो जाएगा? 108 नंबर का पंडित जसराज। ये क्या है? ये गायक हैं, पंडित जसराज जी गायक हैं। इनका जन्म की अगर हम बात कर ले तो इनका जन्म 28 जनवरी 1930 को फतेहाबाद में हुआ था। 28 जनवरी 1930 को फतेहाबाद में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और पंडित जसराज के गुरु भी पूछे जाते हैं। गुरु तो याद रखना है आपको, मणिराम। पंडित जसराज के गुरु कौन थे? मणिराम। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और इनकी मृत्यु जो है जसराज जी की हाल ही में हुई है 17 अगस्त 2020 ईस्वी को, यानी कि 4 साल पहले ही। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है रसूलन बाई क्या थी? देखिए रसूलन बाई का संबंध अगर पूछा जाए कि रसूलन बाई क्या थी, तो रसूलन बाई के बारे में बताना है कि रसूलन बाई थी वो क्या थी? वो ठुमरी गायिका थी। रसूलन बाई ठुमरी गायिका थी। ठीक है, चलिए 110 नंबर प्रश्न की तरफ हम देखेंगे कि कौन सा अंग किस स्वरावली स्पष्ट रूप होता है? किस स्वरावली को स्पष्ट रूप में करता है, यानी कि कौन सा अंग का स्वरावली कौन सा है बताना है। कौन सा अंग का स्वरावली हमको पहचानना है इसमें से, तो बताना है कि कौन सा अंग का स्वरावली कौन सा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ग कोमल, ग म ग सा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ग म ग सा। ठीक है, ग कोमल और उसके बाद फिर ये ग कोमल लग रहा है, ग म ग सा, ये आपके कौन सा अंग का स्वरावली हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 111 विष्णु दिगंबर स्वरालिपि पद्धति में खाली को किस चिन्ह से दिखाते हैं? दोस्तों खाली के लिए क्या दिखाते हैं विष्णु दिगंबर वाले में?
विष्णु दिगंबर वाले में खाली के लिए हम लोग प्लस दिखाते हैं कि भैया खाली है, इसमें जोड़ दीजिए। किसमें? दिगंबर पद्धति में। अगर भातखंडे पद्धति की अगर हम बात करें खाली, तो भैया खाली नहीं, खाली है यानी कि जीरो है, कुछ नहीं है। ये हमारे यहाँ होता है कि खाली रहता है तो जीरो दिखा देते हैं, और ये दक्षिण पद्धति में होता है खाली रहता है तो प्लस दिखाते हैं कि भैया देना, जोड़ना, ऐड करना इसमें, ये ऐसा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 112, धिन्ना धिधिन्ना तिन्ना धिधिन्ना, सॉरी धा धिन्ना धा तुन्ना, धा धिन्ना धा तुन्ना, ये जो है आपके किस ताल का बोल है? बोल को पहचानना है, ये किस ताल के बोल हैं। तो ये धा धिन्ना धा तुन्ना। हाँ दोस्तों, मैंने जो जिक्र किया था उस समय धिन्ना धिधिन्ना तिन्ना धिधिन्ना, वो जो आपके जो ताल हैं, वो जो बोल हैं, वो किस ताल के हैं? मुझे फटाफट आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, क्योंकि मैंने पहले सोचा था कि आपसे प्रश्न ही पूछ लूँ, लेकिन थोड़ा सा रुक गया, उसके बाद मैं प्रश्न ही करवा लिया, अब पूछ लिया। चलिए फटाफट जो है जवाब दीजिए दोस्तों। जितने भी जवाब हम पूछ रहे हैं दोस्तों, आप सभी का जवाब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप अगर बीपीएससी TRE 3 TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं तो ये सब सारे सवालों के जवाब जो है दोस्तों आपको बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इन सभी चीज़ों को याद कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप लोग जवाब दीजिए, ताकि देखें कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको कि ये सब चीज़ें पता है, ठीक है। तो जवाब है धा धिन्ना धा तुन्ना, ताल पहचानना है दोस्तों। यहाँ पे लाल लिखा गया, लेकिन इसको ताल आप लोग ध्यान दीजिएगा, ताल पहचानिए ये कौन सा ताल है। तो ये ताल हो जाएंगे आपका दादरा ताल, ठीक है, दादरा ताल। मात्राओं की बात कर ले तो इसमें कितने मात्रा? 6 मात्रा हो जाते हैं, 6 मात्रा। और विभाग कितने? 2 या 3 या 4, कितने? फटाफट आप लोग इसको भी बताइए, क्योंकि प्रश्न जो है दोस्तों, मान लीजिए कि ये आपका मॉक टेस्ट चल रहा है और आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। चलिए अगला प्रश्न है 113, ललन पिया किससे संबंधित है? तो ललन पिया जो है वो किससे संबंधित है? तो ललन पिया की बात कर ले तो ये ठुमरी गायक थे। ललन पिया ठुमरी गायक थे, और ललन पिया जो है ये ठुमरी गायन में इंटरेस्ट रखते थे, और ठुमरी गायन साथ ही साथ अगर बात कर ले तो ललन पिया कथक नृत्य से भी संबंधित थे। किससे? कथक नृत्य से भी संबंधित थे। ये नवाबों के दरबार में रहते थे। अब है यहाँ 114 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी जोड़ी समान नहीं है? समान जोड़ी नहीं है, समान जोड़ी, जो असमान जोड़ी है उसको पहचानना है। तो असमान जोड़ी हमारा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका झपताल सुलताल। तो चलिए फटाफट, झपताल और सुलताल में कितने मात्रा होते हैं? झपताल में 10 मात्रा, सुलताल में कितने मात्रा? सुल या सुल्फाक 10 मात्रा। एक ताल, चार ताल, चार ताल, ये आपके इसमें कितने हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे 12-12 मात्रा दोनों में। दादरा और रूपक। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग हो गया आपका जवाब जो हो जाएगा दादरा ताल और रूपक ताल। दादरा में कितने? दादरा 6 मात्रा, रूपक 7 मात्रा। ये आपका असमान दिख रहा है, ठीक है। सूल या सुल्फाक ताल में कितने मात्रा? 10 मात्रा। झपताल 10 मात्रा। तो ये सब तो समान ही है। आगे देख लीजिए 115 नंबर का प्रश्न है, राग आसावरी का गायन समय है। देखिए आसावरी वादी संवादी, मैंने बताया था कि आसावरी धागा लेकर क्या करती है? सिलाई करती है। धागा लेकर सिलाई करती है। अगर आप राग वाला जो सेशन देखे होंगे तो बहुत अच्छे से ट्रिकली मेथड से आप लोगों को याद हो गया होगा। तो कब? तो दिन का दूसरा पहर में, ठीक है। दिन का दूसरा पहर में धागा ये लेकर सिलाई करती है कौन? आसावरी। आसावरी का थाट क्या हो जाएगा जी? आसावरी कैसा राग है? आसावरी, आसावरी ही हो जाएगा, क्योंकि ये आश्रय राग है। चलिए अगला प्रश्न है 116 नंबर की, श्रुति क्रम में 9वीं श्रुति पर कौन सी है? कौन सा जो है आपका 9वीं श्रुति का नाम क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा क्रोधा। 9वीं श्रुति पे कौन सा है? क्रोधा। तीव्रा कौन सी श्रुति पे है? रजनी कौन सी श्रुति पे? फटाफट। तीव्रा, कुमुदिती, मंद्रा, छंदोवती, दयावती, रजनी, ऋतिका, रौद्री, क्रोधा, ये सब आपको सीरियल वाइज जो है दोस्तों टोटल 2200 श्रुतियों के नाम याद होने चाहिए। रजनी छठा, तीव्रा फर्स्ट, तो ये आपके हो जाते हैं, ठीक है। चलिए 117 नंबर प्रश्न कि किस वेद से संगीत उत्पन्न हुआ है? संगीत वाला जो वेद है वो कौन सा वेद से उत्पन्न हुआ है? दोस्तों देखिए वेद से आ गया याद कि अगला सेशन जो आप लोगों को देने वाले हैं वो वैदिक संगीत का सेशन देने वाले हैं, ठीक है। अगले सेशन में आपको वैदिक संगीत हम
करवाने वाले हैं, इसलिए आप लोग यहाँ से जो है सब्सक्राइब नहीं किया करके उसके बाद फिर नोटिफिकेशन को आप लोग इसीलिए ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसीलिए हम कहा करते हैं कि जितना भी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं, इसलिए हम कहा करते हैं कि आप उसको ऑल पे सेट कीजिए पहले फटाफट। तो किस वेद से संगीत उत्पन्न हुआ? तो जवाब हो जाएगा इसका यहाँ पे ऋग्वेद से नहीं, यजुर्वेद से नहीं, अथर्ववेद से नहीं, जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जवाब क्या हो जाएगा? सामवेद। ठीक है, सामवेद से ही संगीत उत्पन्न हुआ है। कौन सा वेद? सामवेद से, याद रखना है सामवेद। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 118 नंबर का प्रश्न है कि आधुनिक ग्रंथकारों के अनुसार शुद्ध मध्यम स्वर की आंदोलन संख्या कितनी है? शुद्ध मध्यम आंदोलन संख्या कितनी हो जाएगी? शुद्ध मध्यम की आंदोलन संख्या कितना? 320 इसका आंदोलन संख्या हो जाएगा। देखिए अगर आंदोलन संख्या निकालना नहीं जानते हैं तो बस आपको ट्रिकली एक छोटा सा मेथड बताते हैं, आपको यहाँ से याद हो जाएगा। देखिए सा लिखना है, रे, ग, म, प, ध और ये आपका नी। पहला आपको याद होना चाहिए कि इसका 240 होता है। ठीक है, अब आगे क्या है, एक फार्मूला है 240 के बाद +30 +30 +20 +40 +40 और +50 ये आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि +240 तो आप यहाँ देख लिए सड़ज का है ही, +30 तो रे का कितना आ जाएगा? रे का 270, ग का कितना हो जाएगा? 270 में फिर 30 जोड़ेंगे, ग का 300, म का कितना हो जाएगा? 20 जोड़ेंगे तो 320, प का कितना? 40 जोड़ेंगे तो 360 और अगर हम आगे इसमें फिर 40 जोड़ते हैं तो ध का 400 और आगे जोड़ते हैं यहाँ पे 50 तो कितना हो जाएगा? नी का 450। तो इस तरह से आपको याद रख लेना है +30 +30 +20 +40 +40 +50। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार धैवत किस श्रुति पर स्थित है? देखिए ध जो है वो किस श्रुति पर स्थित है हमें बताना है कि प्राचीन ग्रंथकारों, आज के समय का नहीं पूछ रहा है, प्राचीन। तो जवाब हो जाएगा हमारा कौन सा? प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार धैवत जो है वो किस श्रुति पर? तो धैवत का जो श्रुति हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 20वीं श्रुति पर। ठीक है, 20वीं श्रुति पर स्थापित है कौन? धैवत। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है चार ताल का प्रयोग किस गायन शैली में किया जाता है? तो चार ताल के अगर हम प्रयोग की बात कर लें तो चार ताल का प्रयोग जो है आपको जैसा कि जानते हैं कि किसके साथ? ध्रुपद के साथ किया जाता है। और चार ताल का कितना? चार ताल में 12 मात्रा, विभाग कितने? 6। ये इसको संपदी ताल भी कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक विभाग में बराबर मात्राएं होती है। तो ये थे आपके दोस्तों 120 प्रश्न। यहाँ पे आपका ये मैराथन जो है आपका समाप्त हुआ। तो दोस्तों फटाफट मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि दोस्तों आज का यह सेशन जो है, मैराथन जो है, आप लोगों को कैसा लगा और इसमें से आपने कितना स्कोर किया है। और दोस्तों आप लोग अगर एक बार में नहीं तो फिर से दोबारा रिपीट करके सेशन को देख लीजिए। लेकिन दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको पूरा का पूरा जो है याद कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे फिर से अगले सेशन में। अगला जो सेशन देंगे वो आप लोग के लिए वैदिक काल का सेशन होगा, तो आप लोग तैयार रहिए इतना याद करने के बाद अगले सेशन के लिए। ठीक है, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।